सहजता, सरलता और एक सदा चेहरे पर रहने वाली मुस्कान से पूरे हरियाणा में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गए। जोरदार तालियां हो गए। बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार सर। करनाल की जनता तो है ही सामने, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। ये जो पहली जो चुनौती है और बड़े कम समय के लिए बड़ा कम समय है। 10 का दम 2019 में मनोहर गांधी के नेतृत्व में 10 में से 10 सीटें निकालना और उसके बाद अब फिर वही चुनौती। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? एक बार फिर इस एग्जाम में फुल मार्क्स आ रहे हैं आपको। देखिए सोलंकी जी, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो 2014 में शब्द कहे थे कि मेरी सरकार एक गरीब को समर्पित सरकार है। जब मैं 10 वर्ष के बाद देखता हूँ, मोदी जी ने गरीब को मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, देश के अन्य वर्ग की बात करें, किसान की बात करें, हम महिला की बात करें या हम गरीब की बात करें, युवा की बात करें, पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के अंदर एक नया उत्साह और जोश देखने को मिला है, क्योंकि सरकार ने डायरेक्ट कहीं न कहीं उनको मजबूत करने का काम ये पहली बार सरकार ने किया है। और जब हम इन सब बातों को देखते हैं, अंदर खाते कहीं न कहीं, चाहे हमारा विपक्षी दल है, क्योंकि उसने वोट लेना है और वोट लेना है, अगर अच्छे काम भी करते हैं उसका भी विरोध क्योंकि विपक्षी दल करता है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि अंदर खाते कांग्रेस के अंदर भी बैठ करके इस बात का मंथन होता है कि मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर वर्ग को योजनाओं के साथ जोड़कर उनको मजबूत करने का, सशक्त करने का जो कार्य किया है वो काबिल-ए-तारीफ है। ये विपक्ष के प्रति सर, एक साधारण कार्यकर्ता, आपने खुद ये बात कई बार मंचों से कही है कि मेरे परिवार से कोई पंचायत का सदस्य भी नहीं रहा है, कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक का संघर्ष। क्या समझते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरह की चीज संभव है? देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिवार में से कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने इस बात को कहा भी है। एक पार्टी का काम करते हुए, संगठन का काम करते हुए एक साधारण कार्यकर्ता बनकर के काम किया, बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और बूथ के कार्यकर्ता के रूप में धीरे धीरे काम करते करते मैं युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा के साथ साथ मैंने किसान मोर्चा में काम किया, किसान मोर्चा के साथ साथ मैंने पार्टी में काम किया और पार्टी के ओबीसी के अंदर काम किया। ओबीसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी ने लगाया और जहां भी जिम्मेवारी पार्टी ने दी, चाहे मुझे युवा मोर्चा की जिम्मेवारी दी है, युवाओं के अंदर मैंने जा करके पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और चाहे किसानों की जिम्मेवारी दी है, किसानों की जो समस्याएं थी, किसानों के हित में जो कदम थे वो सरकार के ध्यान में लगाने का काम किया। ओबीसी मोर्चा की जब जिम्मेवारी दी तो ओबीसी वर्ग को क्या क्या दिक्कतें रही हैं उस बात को भी सरकार के ध्यान में लगाने का काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सब बातों को सुना और सुनकर के पहली बार ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी और उसका ये परिणाम निकला कि मोदी जी ने अपनी सरकार में 27 ओबीसी समाज के मंत्रिमंडल में उनको स्थान दे करके कैबिनेट में उनको दर्जा दिया है। ये पहली बार लेकिन सर ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि पगड़ी गलत जगह चली गई है, उसको वापस लाना है और धोखे साबुन से धोखे तब पहनना है। देखिए सोलंकी जी, कांग्रेस की सोच है देश को कमजोर करना,
देश के समाज के लोगों को आपस में लड़ाना और लड़ा करके राज करना था। ये कांग्रेस अंग्रेजों की जो सोच थी, अंग्रेजों की सोच थी फूट डालो राज करो, और फूट डालो राज करो की नीति के ऊपर कांग्रेस चल रही है। हम देखते हैं कोई छोटा शासन देश के ऊपर कांग्रेस का नहीं रहा। अगर हम विचार करें, हमने तुलना भी लोग कर रहे हैं, देश के लोग भी इस बात की तुलना कर रहे हैं। जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, बखूबी लोग समाज का प्रबुद्धजन, समाज के पढ़े लिखे लोग, और जब उनके बीच में जाता हूँ वो तुलना करके बताते हैं कि मोदी जी ने गजब के काम किए। 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी एक बात बोलती रही कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्ष तक देश के गरीबों का वोट लेते रहे गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर, और जब 35 वर्षों में गरीबी नहीं हटी, गरीब को लगने लगा कि ये तो बातें करते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो जब उनको लगने लगा कि गरीब खींच रहा है, तो राजीव गांधी ने 35 वर्ष के बाद एक शब्द और बोल दिया। उसने कहा कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, मैं करनाल में बैठा हूँ, करनाल में 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे? कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होता था, कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होता था, उसकी चिंता आज तक नहीं हुई। इस बात की जानकारी थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचता है, 85 पैसे कौन खा जाता था, इसकी चिंता नहीं की। और उसका कारण है कि वो देश के गरीब के ऊपर असर पड़ा है और वो देश के विकास के ऊपर असर पड़ा है। और अगर आज हम देखें नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल के अंदर, नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं, ये डबल इंजन की सरकार उसको 100 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर भी खर्च कर रही है। देश और प्रदेश के साथ राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हर आदमी को 1 लाख रुपया देंगे। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक सोच रही है, फितरत रही है। जब उन्होंने दिखा कि हम कोई अपने कार्य के बारे में लोगों को नहीं बता सकते, और आजकल इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करके वोट जिहाद, लोगों को प्रलोभन दे करके, लोगों के अंदर झूठ बोल करके, लोगों को भ्रमित करके उनका वोट लेने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज राहुल गांधी ने ये नहीं बोला, राहुल गांधी ने ये भी बोला कि मैं मंच के ऊपर से बोला 1 झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपनी दादी की तरफ भी देखा, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, 35 वर्षों में गरीबी नहीं हटी। उसके पिताजी ने कहा 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे लगता है, उसकी तरफ नहीं देखा। और अगला झूठ इसने बोला कि मैं 1 झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये कौन सा दिन का चिराग ले रहा है जिसको ये रगड़ेगा और रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आज दे करके गरीब व्यक्ति को इस बात से निश्चित किया है कि अगर दुर्घटना में उसको कोई दिक्कत आ जाती है, वो किसी की तरफ हाथ ना फैलाए, वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। हमारे 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर दे करके, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उस माता बहन को भी धुएं से आंखें खराब ना हो, ये सम्मान उन माताओं बहनों को देने का काम किया। 11.5 करोड़ उन माताओं बहनों के घर के अंदर इज्जत घर बनवा करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा करके उन माताओं बहनों को जो 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, आज वो दिखाई नहीं देती। ये सम्मान भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। और जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो किसान है, 6,000 रुपया किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचा करके किसान को भी मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। अगर हम तुलना करें, मैं सोलंकी जी आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के शासन की अगर हम तुलना करें, हम देखें कि उनके शासन के अंदर क्या क्या होता था। 267 करोड़ रुपया 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल जी ने 267 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। अगर तुलना करें पिछले कांग्रेस के 10 वर्षों की, कांग्रेस ने 10 वर्षों के अंदर मात्र 1100 करोड़ रुपया 2 रुपए का चेक भेजते थे, 5 रुपए का चेक भेजते थे किसान को। किस प्रकार का मजाक ये लोग करते थे, किसानों के साथ बड़ा मजाक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। परंतु हमारी सरकार जब आई, हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम किया। आज किसान को भी ये लगने लगा है कि ये सरकार मेरी सरकार है, हमारी चिंता करने वाली सरकार है। एक काम किसान के हित में नहीं किया। अगर कांग्रेस का हम देखें, कांग्रेस के समय के अंदर जो डीएपी खाद का एक कट्टा था वो 467 रुपए का उपलब्ध होता था। 237 रुपए का यूरिया का कट्टा मिलता था किसान को। और इनके समय में 10-11 के अंदर उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रभाव बढ़ करके डीएपी 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया और ये यूरिया का 700, 600, 700 रुपए का किसान को मिलना शुरू हो गया। परंतु किसान हित की सरकार नहीं थी, ये किसानों का वोट लेने वाली सरकार थी। उनका वोट जिहाद तो करती थी परंतु उनके हित के अंदर काम नहीं करती थी। और किसान को वजन सहन करना पड़ा, उसको 1200 रुपए में 600, 650 रुपए में यूरिया का थैला मिलना शुरू हो गया। अभी भी 2022 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर उसके भाव बढ़े। परंतु आज देश के अंदर किसान हित ऐसी सरकार बैठी है, किसान के हित में फैसले लेने वाली सरकार बैठी है। तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक बुला करके कहा कि जो चाहे डीएपी के भाव बढ़े हैं, चाहे यूरिया के भाव बढ़े हैं, वो मेरे किसान के ऊपर नहीं बढ़े हैं, वो सरकार के ऊपर बढ़े हैं। मेरी सरकार उसको वहन करेगी, किसान के ऊपर 5 पैसे का भी वजन नहीं पड़ेगा। जो आपकी मोदी और मनोहर की गारंटी है, कांग्रेस कहती है न्याय यात्रा, न्याय दिलवाएंगे हम। अब वो 5 किलो आप अनाज की बात कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं 10 किलो अनाज देंगे। आपकी सरकार में दरअसल सब वर्ग परेशान है, इसलिए उन्हें न्याय पत्र लाना पड़ा। न्याय ये संकल्प पत्र, ये जो मैनिफेस्टो है उन्होंने न्याय के नाम से किया कि अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ, मैंने कहा भी है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है, ना कांग्रेस की कोई नीयत है। नेतृत्व का घमंडी गठबंधन का मालूम नहीं है कौन इसका नेतृत्व करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। अगर हम देखते हैं, कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। कांग्रेस अगर अच्छे काम करती तो ये फलती फूलती। हो सकता है कई बार सीटें कम आ जाए, अगली बार फिर ज्यादा आ जाए। परंतु अगर हम देखें, आज कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। 2014 कांग्रेस ने 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। 2019 कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब 2024 कांग्रेस 272 पे चुनाव लड़ रही है। अगला 2029 कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। 2029 देश से साफ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खड़ा करने के लिए लोग नहीं है। अगर किसी को पकड़ करके खड़ा करते हैं, वो कई बार बीच से टिकट समेत ही चला जाता है। इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस की देश के अंदर हो रही है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, झूठ बोलते हैं। आजकल ये गारंटी देने की बात करते हैं। राहुल गांधी कोई झूठ छोटा नहीं बोलता। ये कभी बोलता है कि मैं 1 लाख रुपया खाते के अंदर गरीबों को दूंगा जब सरकार के अंदर आ जाऊंगा। अरे किसने इसको लिख करके स्क्रिप्ट पे दे दिया और उसने उसको पढ़ दिया। 50 लाख करोड़ रुपए का ये खर्चा है, 46 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का। ये कहां से देगा? किसने इसको लिख करके दे दिया? कौन इसको लिख करके देता है? मुझे समझ में नहीं है। ये अगर जो बात भी करते हैं देश को कमजोर करने की, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी मैंने देखा पिछले दिनों हमारे हरियाणा के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ,
इन्होंने होर्डिंग लगाई, होर्डिंग लगा करके उसके ऊपर लिखा हम गारंटी देते हैं आप हमें वोट दो हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं आप हमें वोट दो हम वो काम करेंगे। अरे जिसने 55 साल 60 साल देश को प्रशासन किया और वोट लेने के लिए अब उसको गारंटी देने की जरूरत पड़ गई, तो कांग्रेस की इस गारंटी को प्रदेश विश्वास नहीं कर रहा। विश्वास अगर किसी गारंटी के ऊपर कर रहा है तो मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है। और आज पूरा देश मोदी जी से प्यार करता है। जितनी सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ रही है उतनी सीटें तो देश ने नरेंद्र मोदी जी को दे दी है। सर, आने वाले इसे करण की धारा पर आप मौजूद है। करनाल का रण बेहद रोमांचक है, ना केवल प्रदेश की परिस्थिति में बल्कि देश में भी हाई प्रोफाइल सीट्स हो रखी हैं। आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे करनाल को लेकर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, क्या कुछ चीजें सामने किस तरह से क्या देखिए कैंपेन बहुत अच्छे से चल रहा है। लोगों का जो स्नेह है, लोगों का जो प्यार है, वो लोगों का जब हम बीच में जाते हैं एकदम दिल से वही उमड़ता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये पहली बार है कि सरकार ने जो कहा है उस बात के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा उतरी है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर जाती है। मैंने तो लोगों के मुख से सुना है, मैंने ये सुना है, लोग बोलते हैं कि गरीब व्यक्ति से पहले वोट ले ली जाती थी और वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था कि सरकार कहाँ है, परंतु सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार हुआ है कि गरीब व्यक्ति से वोट लिया है सरकार, गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ करके उसको लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। ये पहली बार ये इस सरकार के अंदर हुआ है और यही कारण है कि आज देश का, आज गरीब का, आज किसान का, आज महिला का, आज युवा का एक बड़ा विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। आज अगर हम देखते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को जो रोजगार दिया गया है, और अगर पिछला हम 2014 से पहले कांग्रेस का शासन देखें, कांग्रेस के शासन के अंदर कितनी नौकरियां लगी। मैं बोलता हूं, मैंने कई बार बच्चों को ऊपर भी कहा है कि वो बताएं, स्वार्थ नहीं करें कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी प्रदेश के अंदर नौकरियां दी। आज जब मैं देखता हूं कि कांग्रेस के हमारे नेता इस प्रकार की बात करते हुए नजर आते हैं कि वही 1 लाख नौकरी खाली पड़ी है, 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है। अरे भाई भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, लगातार नियुक्ति हो रही है और आगे भी नियुक्ति करेंगे। किसने कहा है जितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं एक सिस्टम के तहत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक सिस्टम से एक बच्चे को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी हैं हर पोस्ट को आने वाले समय के अंदर भरने का काम करेंगे। परंतु कांग्रेस के समय के अंदर वो बताएं कि हमने 10 वर्षों के अंदर कितनी नौकरियां दी हैं, किस आधार के ऊपर दी है, कैसे बच्चों को नौकरी लगी है। अभी इनका एक प्रत्याशी हिसार के अंदर खड़ा होकर के बोलता है, जब पत्रकार पूछता है, उसका चेहरा भी देखने लायक था, जब वो पूछता है कि आपकी सरकार के अंदर तो पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, वो कहने लगा कहा नहीं। फिर उसने कहा कि लगती थी, वो कहने लगा ये प्रत्याशी के शब्द है, कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके शब्द है कि हाँ पर्ची से तो लगती थी। जब खर्ची का नाम आया तो उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे, किस प्रकार के उसके भाव थे। दोनों का जो सिस्टम उनका चलता था, पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, और किस प्रकार से जो युवाओं को रोजगार देते थे उनके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होता था। जो पात्र व्यक्ति बच्चा था वो पीछे छूट जाता था, गरीब का बच्चा छूट जाता था, परंतु किसी और को कहीं नौकरी चल जाती थी। ये पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है कि एक सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर एक गरीब मां का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर एससीएस अधिकारी लगा है। ये अगर सिस्टम बना है तो ये हमारी सरकार में एक चर्चा सर, एक लगातार विपक्ष की ओर से ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी की जा रही है, संविधान खत्म करने की तैयारी की जा रही है। क्या कहेंगे, क्या जवाब दें? देखिए साहब, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई मुद्दा नहीं होता तो लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रामक स्थितियाँ पैदा करना
पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी की एक डुप्लीकेट वीडियो जारी करके उनकी उसको FIR कर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के अंदर वक्तव्य दे रहे हैं, उसके पीछे सांसद हमारे मेज को थपथपाते की आवाज आ रही है और पीछे सांसद उनका हौसला अफजाई करने की बात सुनाई दे रही है। परंतु उस बात को कैसे करके वो लोगों के बीच में प्रसारित करना, एक झूठ का सहारा लेकर के वोट ले लेना और फिर इस प्रकार का भेद खाना, क्योंकि कांग्रेस की ये फितरत रही है कि काम मत करो, लोगों को उनके हालात जो समस्याएं हैं उस समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके और वोट बटोरते हो। ये कांग्रेस की फितरत रही है, सोच रही है, क्योंकि काम में इनका विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार में विश्वास रहता है, काम में तो कोई विश्वास नहीं रहता। और अब और कुछ नहीं मिला तो यही बात लेकर के मुद्दा बना दिया कि भाई अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। अरे 10 वर्ष हो गए हैं मोदी जी को। ये देश मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार संविधान के अनुरूप चला है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिस व्यक्ति ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये पवित्र संविधान दिया, आज तक कांग्रेस ने उसका सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने के अंदर उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जो उनके 5 तीर्थ थे, स्थल थे, उनको 5 तीर्थ के रूप में विकसित करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी सम्मान दिया, भारत को भी संविधान के अनुरूप चलाया है। परंतु जिस प्रकार की बातें, संविधान को खत्म कर देंगे। अरे संविधान तब कहाँ था? कांग्रेस के समय में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था जिसने अपनी कैबिनेट के अंदर बिल पास किया। राहुल गांधी लोकसभा के अंदर आते हैं, उस बिल को तार करते हैं, फाड़ करके उसको ऊपर फेंक देते हैं। तब संविधान कहाँ था? उस बाबा का अपमान किया इन्होंने। और उस समय लोकतंत्र कहाँ था? लोकतंत्र का अपमान किया इन्होंने। उस समय संसद कहाँ थी? संसद का अपमान किया इन्होंने। ये किसी संवैधानिक पीठ को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। और ये अपने आप को इस प्रकार की मेंटलिटी बनी हुई है कि भाई मैं तो कोर्ट से ऊपर हूँ, मैं संविधान से ऊपर हूँ, मैं लोकतंत्र से ऊपर हूँ। भाई कौन कह रहा है? ये देश संविधान के अनुरूप चलने वाला देश है, संविधान से बाहर चलने वाला देश नहीं है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पवित्र संविधान दिया, उसके अनुरूप चलने वाला देश। आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि आप लोगों को जो अब तक के चुनाव हुए हैं बहुमत मिल गया है, 270 से ज्यादा सीटें तो आपने अभी ले ली है। लेकिन कांग्रेस कहती है, उनके नेता कहते हैं कि 200 के भीतर का आंकड़ा रहेगा इस बार। नहीं, देखिए खुश तो होना पड़ता है, क्या अगले कहीं कोई भी तरह एक आजाद व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। अगर आजाद व्यक्ति कोई खड़ा हो जाएगा, आप उसको समीकरण पूछिए तो कहेगा मैं जीत रहा हूँ। परंतु ये डिसाइड तो पब्लिक ने करना है। मैंने कहा है, पब्लिक आकलन करती है कि पिछले 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने क्या काम किए हैं, उसको प्रमंथन करते हैं। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किए हैं, उसको प्रमंथन करते हैं। आज देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए। मैं एक और उदाहरण, मैं करनाल के अंदर बैठा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी कि 4 लाइन रोड बने, इससे पहले नहीं थी। कांग्रेस इतने लंबे समय तक रही, अरे इतना रोड्स के ऊपर दबाव था, एक्सीडेंट होते थे, ट्रैफिक का दबाव था, नहीं सोचा। अटल जी ने सोचा, अटल जी ने 4 लाइन की परिकल्पना दी और ये दिल्ली से लेकर के पहली बार हमारा अमृतसर तक का ये रोड, ये 4 लाइन अटल जी के समय में शुरू हुआ। ये सब जानते हैं। कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, गठबंधन गठबंधन की। और जब गठबंधन गठबंधन की सरकार आई तो धीरे धीरे करके ये काम रुक गया। सभी देश के लोग, यहाँ हमारे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। जब मैं 2008-9 की बात करता हूँ तो ये 5-6 के अंदर जाकर के पूर्ण रूप से काम बंद हो गया था। इस रोड के ऊपर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जाम लगते थे, परंतु इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये 8-9 के अंदर जाकर के बड़े बड़े घास के झुंड जाम गए, इसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश में प्रधान सेवक बनाया और उन्होंने आकर के फिर काम शुरू किया। इन 10 वर्षों के अंदर आप देखिए, दिल्ली से इस रोड को ऊपर चढ़ते हैं, बागा बार्डर तक आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। ये 4 लाइन रोड अगर किसी ने दिया
ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, पानीपत से लेकर के दिल्ली तक 14 लेन का रोड भी इसके अंदर बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेन रोड एक्सप्रेसवे ना निकला हो। इन 10 वर्षों के अंदर इस गति से देश ने विकास किया है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, वंदे भारत जैसी ट्रेन अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये ट्रेन इन 10 वर्षों के अंदर भारत के लोगों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मुझे ध्यान में है, कांग्रेस के समय के अंदर 55-60 सालों के अंदर मात्र 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई ट्रेन हुई। आज 100% इन 10 वर्षों के अंदर 100% इलेक्ट्रीफाई ट्रेनों को करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कितनी गति से देश बढ़ा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में वो प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की गति को देश के लोगों ने आदेश दिया, वो जिम्मेवारी ली, उस समय देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे आजादी के बाद इनके अंदर बिजली नहीं गई थी। हाल तो हो गई है कांग्रेस सरकार की। किस प्रकार का इनका विकास था, कैसे इनकी सोच थी काम करने की, ये देश देख रहा है। 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर बिजली नहीं थी। उनके लिए आजादी का क्या महत्व है, जिसके यहाँ बिजली नहीं है। मोदी जी ने देखा कि 18,000 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर बिजली नहीं है। एक मिशन मोड के अंदर काम किया और उस मिशन मोड से 500 दिन पहले देश के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस गति से देश को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे देश की समस्याएं हैं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन लिखी कि हम आएंगे धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। क्या आप लोग इतने हमारे करनाल के यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, कोई चाहेगा कि धारा 370 दोबारा आ जाए? कोई नहीं चाहेगा। अरे कितने लंबे समय से देश संघर्ष करता रहा। देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान व्यक्ति था जिसने जम्मू कश्मीर को लेकर के अपना बलिदान देने का काम किया है। कितने सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग वहां बलिदान हुए हैं। और कांग्रेस के 3 परिवारों की वहां राजनीति चलती थी, कांग्रेस की चलती थी, वहां भारत अब्दुल्ला की चलती थी, वहां पर पीडीपी की नेता है उसकी चलती थी। 3 परिवारों की राजनीति चलती थी। किसी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा न मिले, उनको डरा करके वोट लेने का काम करते रहे। परंतु मोदी जी ने आकर के उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। उन्होंने ये बात भी कही कि ये जम्मू कश्मीर तो हमारा था, हमारा तो पीओके हमारा है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये पीओके हम लेकर के उसकी लड़ाई हमारी है। जम्मू कश्मीर की हमारी लड़ाई नहीं थी। अरे इन्होंने कांग्रेस ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को ही उत्तर बना करके रखा। पूरे देश में उत्तर कितना अंतर्वाद आता था। अरे जिस प्रकार से देश सुरक्षित नहीं था, देश के अंदर भय का वातावरण था, इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आने की कोई चेष्टा करता है तो हमारे